झार स्टार क्लास में आप सबका स्वागत है। ये 67th बीपीएससी पीटी 2022 का बेस्ट प्रैक्टिस सेट है जो खान सर के द्वारा निकाला गया है आरबीडी पब्लिकेशन का, और ये सेट नंबर 3 है। और इससे पहले सेट 1 और सेट 2 का जितना भी वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पे फुल डिटेल में इसका डिस्कशन किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 66 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले 65 नंबर क्वेश्चन तक सेट 3 का पार्ट ए में कराया जा चुका है और इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। आप सबको पता होगा कि सबसे पहला प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और उसमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? तो सिंधु सभ्यता का संबंध पाषाण काल से है? नहीं, आद्य ऐतिहासिक काल से। ये बिल्कुल सही है, सिंधु सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है। और हम लोग इसके एक्सप्लेन को देखते हैं। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। किसे? लेखन कला के कालखंड से पहले। भारतीय इतिहास के 250 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अतः सैंधव सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल का संबंध ऐसे काल से है जिस काल के लोग लेखन कला से परिचित थे किंतु उसे पढ़ा नहीं गया, यानी कि वो लोग लिखे थे पर पढ़ा नहीं गया है, और उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवीतमा, मातेत्मा और नदीतमा कहा गया है? किस वेद में पूछ रहा है, मतलब ऋग्वेद में देवीतमा, मातेत्मा और नदीतमा किस नदी को कहा गया है? तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है। आप लोग इसके एक्सप्लेन को देख सकते हैं कि वेदों एवं पुराणों में गंगा और सिंधु से ज़्यादा महत्व किसे दिया गया है? तो सरस्वती नदी को दिया गया है। अगला सवाल है, बिहार राज्य में हरित आवरण है। हरित आवरण कितना प्रतिशत है? तो ये 15% है। अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? कौन सा? राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है भानुमति घीवना को। किसे प्रदान किया गया है? भानुमति घीवना को प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गुजरात के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स, कहाँ की नर्स है? गुजरात की एक हॉस्पिटल की नर्स है भानुमति घीवना को दिया गया है। कौन सा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। क्यों दिया गया? कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी रही हैं, और उन्होंने स्त्री रोग विभाग के साथ साथ बाल रोग वार्ड में भी काम किया। 2019 में जब अस्पताल के वार्डों में बाढ़ की वजह से पानी भर गया था तो उन्होंने स्त्री रोग विभाग और बाल रोग विभाग में अपनी ड्यूटी निभाई थी। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 सितंबर को। कब मनाया गया है? 21 सितंबर को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। हर साल की तरह इस साल भी 21 सितंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 21 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके और भी डिटेल को। इस साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की थीम है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। क्या है? रिकवरिंग बेटर फॉर अ इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। इससे पहले ये देख लीजिए 2020 का थीम क्या था? तो शेपिंग पीस टुगेदर था। अगला सवाल है, बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। तो ये किया गया खगड़िया में। कहाँ किया गया है? खगड़िया में। बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क खगड़िया में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाने की परियोजना शुरू की थी, और उसमें से 2 मेगा फूड पार्क बिहार को मिला था।
अगला सवाल है एंगस्ट्रम इकाई है, तो किसका इकाई है? तरंग दैर्ध्य का इकाई है। किसका इकाई है? तरंग दैर्ध्य का इकाई है। अब देखते हैं अगले सवाल को। परमाणु बम का सिद्धांत है, तो परमाणु बम का सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। क्या सिद्धांत है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। जब एक बड़े नाभिक के यौगिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो वह बड़ा नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर हो जाएगा। ये आप सबको पता होगा। 76 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? कौन सी धातु पूछ रहा है। यहाँ जस्ता दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है, तांबा दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु उपयोग आता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम ही एक ऐसा धातु है जिससे प्राकृतिक रूप से एकमात्र समस्थानिक है यूरेनियम 235, जिसे उष्मीय यानी कि थर्मल न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडित किया जाता है और नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। वाणिज्यिक संयंत्र, क्या है? वाणिज्यिक संयंत्र वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा द्वारा पानी को गर्म करके भाप में परिवर्तित किया जाता है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो ये 10⁻12 ग्राम होता है। द्रव्यमान को मापने के लिए लघु इकाइयाँ मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेप्टोग्राम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻12 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻3 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻6 ग्राम और 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। तो आगे क्या है? 1 फेप्टोग्राम बराबर 10⁻15 ग्राम हो जाएगा। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या है यहाँ पे? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, तो ये तीनों को उत्सर्जित करता है, इसलिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके व्याख्या को। प्रकृति रूप से पाए जाने वाले कुछ पदार्थों में जब स्वतः ही विघटन होने के कारण उनमें से विकिरण होता है और परमाणु में से अस्थिर विकिरण ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अल्फा, बीटा और गामा किरणें का महत्वपूर्ण योगदान है। और ऐसे पदार्थों से निकलने वाली अल्फा कण ज़्यादा हानिकारक तो नहीं होती, लेकिन ये लाभदायक भी नहीं होती। और बीटा कण है जो कि जीवधारियों को, त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। और सबसे हानिकारक होता है गामा किरणें, जिससे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है दूध उदाहरण है, उससे पहले देख लेते हैं दाब अदिश राशि है। ये अदिश राशि और सदिश राशि से भी क्वेश्चन पूछता है। तो दाब क्या है? अदिश राशि है। अब ये सवाल है 80 नंबर, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो इमल्सन या पायस का उदाहरण है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल कि पायस का उदाहरण क्या क्या है। तो इसमें मक्खन को शामिल किया जाता है, मर्जरीन को, दूध को, क्रीम को, फोटो फिल्म का प्रकाश संवेदी पक्ष को, मैग्मा और धातु काटने में काम आने वाला तरल को। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। पारद धातु मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? अति रंगीन मिश्र धातु का होती है? नहीं। कार्बन युक्त मिश्र धातु का होती है? नहीं। लौह युक्त मिश्र धातु का होती? नहीं। अब घर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो पारद मिश्र धातु मिश्रण, जिसे अमलगम भी कहा जाता है, और यह अन्य धातु के साथ पारा के मिश्रण से निर्मित होती है, यानी कि इसमें पारा जरूरी है, पारा के मिश्रण से ही ये निर्मित होता है। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। परमाणु नाभिक के अव्यय हैं, तो कौन सा अव्यय है? नाभिक का पूछ रहा है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। किसके लिए? स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है रेल के डिब्बों और हवाई जहाज में? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का क्यों होता है ये हम लोग यहाँ देखेंगे। एल्युमिनियम अपने अद्वितीय गुणों और विशेषताओं के कारण हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों का निर्माण करते समय उपयोग करने के लिए उपयुक्त सामग्री है। यह मजबूत, हल्का, अनुमानित और सस्ता स्टील और लोहा दोनों एल्युमिनियम की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन एयरोस्पेस और रेल डिब्बों के निर्माण में इसके उपयोग की सही ठहराने के लिए केवल ताकत ही पर्याप्त नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये आपको प्राकृतिक तत्व में मिलेगा। अब देखते हैं अगले सवाल को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक रहा? तो ये हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय सम्मिलित सेना बक्सर के युद्ध में परास्त हुए थे। किससे? अंग्रेजों से। और अंग्रेजों का कमान किसके हाथ में था? तो हेक्टर मुनरो के हाथ में था। किसके हाथ में था? हेक्टर मुनरो के हाथ में था। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये दिलीप सिंह था और ये बाद में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अगला सवाल है, चिलियांवाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन सा? चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला सवाल को देखते हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? यहाँ पूछ रहा है रोका, तो 16 में ये लागू हुआ और 17 में ये रोक दिया गया। कब रोका गया? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। ये 17 में रोक दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सर लियोनिस कार्टिज को। किसे माना जाता है? सर लियोनिस कार्टिज को। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। द्वैत शासन ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई या दोहरी सरकार की प्रणाली थी, या भारत के ब्रिटिश सरकार के कार्यवाही शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत का पहला परिचय था। द्वैत शासन प्रणाली का जनक सर लियोनिल कार्टिज को माना जाता है। अब देखते हैं अगले सवाल को। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदित नहीं किया था पूछ रहा है, तो हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा आंसर? उदयपुर का। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिकतम सक्रिय थे? तो बंगाल और असम के साइड में। कहाँ पे? बंगाल और असम के साइड में। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ था पूछ रहा है? तो द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध ये हुआ था। कलकत्ता के आगरा व टेलीग्राम लाइन का बिछाया जाना ये भी हुआ। मुंबई से थाने तक रेलवे लाइन खोलना ये भी हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना, ये गलत हो जाएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 94 नंबर क्वेश्चन है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? किसने? डचों ने। इसका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। क्या आंसर हो जाएगा? मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में
पहली फैक्ट्री पिपली में 1627 में स्थापित हुई। और अगला सवाल है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है उनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मैसूर राज्य की स्थापना ओडियार नामक राजा ने की थी। हम लोग इसके पूरे व्याख्या को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के समय में 1612 ईस्वी में ओडियार नामक राजा ने मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर राज्य में आगे चलकर दो प्रमुख शासक हुए, हैदर अली और टीपू। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। सालवाई की संधि हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? यानी कि गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है, और वो कौन था जो अरबी और फारसी दोनों के बारे में जानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो ये यूके ने की थी। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। G7 की अध्यक्षता कर रहे ब्रिटेन के भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और अगला जो 50 क्वेश्चन है वो अगले सेशन में आएगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और उन सब के पास शेयर करें जिनके लिए ये हेल्पफुल होगा। ये हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये फुल डिटेल के साथ बेस्ट MCQ खान सर के द्वारा बनाया गया है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।